नमस्कार। कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया की बुनियादी जानकारी हर एक नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसी उद्देश्य से काम करती हैं। लोक अदालतें लगाई जाती हैं ताकि समाज के कमज़ोर और वंचित तबके को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही लोगों को उनके अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा सके। तो विधिक सेवा प्राधिकरण किस तरह से काम करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है और ये इनसे आम लोगों को किस तरह फ़ायदा मिलता है, इस सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम जी। तो जो विधिक कहते हैं हम, कानूनी तौर पर साक्षर होना, लोगों को उनके कानूनी अधिकार भी पता हो और न्यायिक प्रक्रिया की बुनियादी जानकारी भी होनी चाहिए। जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि इनके गठन का उद्देश्य क्या है और ये किस तरह से कार्य करते हैं। मैडम, हर देश का अपना एक संविधान होता है। वैसे हमारा भी संविधान है और संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता। उसी आधार पर अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने M.H. हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये दोनों जजमेंट 1978-79 के आसपास के हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार के रूप में उनको निःशुल्क कानूनी सहायता भी मिलनी चाहिए। इसी आधार पर संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 39A, जिसके तहत सभी व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रावधान किया गया। उसके आधार पर एक एक्ट बनाया गया जिसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट या 1987 का वो एक्ट है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, जिसमें इस तरह का प्रावधान किया गया कि लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता कैसे प्रदान की जाए। वो एक्ट है तो 1987 का, पर वो 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। इसलिए 9 नवंबर को हम लोग लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाते हैं जी। उस एक्ट के तहत उन्होंने नालसा, जिसको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहते हैं, फिर सालसा, जिसको स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहते हैं, फिर डालसा, जिसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहते हैं, और TLSC, तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी का गठन किया गया ताकि हर स्तर पे नीचे से लेके माननीय उच्चतम न्यायालय तक, माननीय उच्च न्यायालय तक लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जा सके। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इन सब का गठन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत किया गया है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। और उसी में ये प्रावधान किया गया है कि लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिसमें बहुत सारी सहायताएं शामिल हैं। सरकारी खर्चे पे वकील देना, लोगों को न्याय शुल्क न लगे इसलिए न्याय शुल्क देना, जो कागज या प्रिंटिंग में जो खर्चे होते हैं वो सब उपलब्ध कराना। तो ये सारा काम हम लोगों को, जो पात्र व्यक्ति हैं, उन तक उपलब्ध कराते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाता है, जो मुख्य उद्देश्य है कहा जाए तो विधिक सेवा प्राधिकरण का। पात्रता की बात की आपने, तो इसके कौन से लोग हैं जो इसके लिए पात्र हैं और किस तरह से वो लोग इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं? देखिए, जब हमारे संसद में माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका एक भाषण है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। वो छोटा सा उसका एक पार्ट है जिसमें उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में कि द सर्विसेज ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विसेज ऑफ मिलियंस हु सफर। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ डिजीज, इग्नोरेंस एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आईज that may be beyond us, but as long as there are tears and suffering in the eyes, so long our work will not be over। तो समाज का जो पिछड़ा गरीब तबका है, तो उन सबको, जिसमें खासकर SC ST वर्ग के लोग हैं, महिलाएं और बच्चे हैं, या मानव दुर्व्यवहार, बेगार या बलात्श्रम के शिकार व्यक्ति हैं, या जेल में जो निरुद्ध व्यक्ति हैं, या जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, या भूतपूर्व सैनिक हैं, या जो ट्रांसजेंडर समुदाय है,
वो व्यक्ति या वरिष्ठ नागरिक या HIV से पीड़ित व्यक्ति, ये सभी व्यक्ति पात्र व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है तो कार्यपालक अध्यक्ष जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो ऐसे व्यक्तियों को भी निःशुल्क सहायता उपलब्ध करा सकते हैं जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते। और इसी आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, जिसमें लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देने, कानूनी जानकारी का प्रचार प्रसार करने के बहुत सारे निर्देश दिए गए। तो ये पात्रता की श्रेणी है मैडम जी। और ये भी कि तरीका क्या है, अप्रोच कैसे करेंगे? अगर किसी को निःशुल्क कानूनी सहायता लेनी है तो अप्रोच का तरीका क्या होगा? अप्रोच का तरीका बहुत ही आसान है। अगर डिजिटल माध्यम से जाएं तो टोल फ्री नंबर है, जो टोल फ्री नंबर आपके हमने 1800-180-400 ये हमारे SLSA का टोल फ्री नंबर है, और 15100 ये नालसा जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसका टोल फ्री नंबर है। तो या तो कोई व्यक्ति सीधे डिजिटली कनेक्ट हो सकता है टेलीफोन के माध्यम से नालसा को उसके टोल फ्री नंबर पे, या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के टोल फ्री नंबर पे। अभी हाल ही में हमने राज्य सरकार से मिलके न्याय मित्र हेल्पलाइन पे हम काम कर रहे हैं। जैसे उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन काम करती है, वैसे ही हमारा न्याय मित्र हेल्पलाइन कुछ दिन में पब्लिक के बीच में होगा और लगभग वो बन के तैयार है। तो कोई व्यक्ति टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंच सकता है, निःशुल्क कानूनी सहायता की याचना कर सकता है, डिजिटली फॉर्म भर सकता है, या सबसे और आसान अगर तरीका हम बताएं तो हर जिले में हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, हर जिले में वो सिविल न्यायालय के परिसर के भीतर ही रहते हैं। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के पास जाकर, हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव काम करते हैं, उनके पास जाकर प्रार्थना पत्र दे सकता है, या जिस न्यायालय में उसका मुकदमा है उस न्यायालय में भी वो प्रार्थना पत्र दे के निःशुल्क कानूनी सहायता का आवेदन कर सकता है। अगर वो तहसील के स्तर पे उसका मामला है तो तहसील में संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है, या तहसील में भी विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव होते हैं जिसको TLSC कहते हैं, तालुका लीगल सर्विस कमेटी, उनके भी सचिव होते हैं, उनको प्रार्थना पत्र दे सकता है, या सीधे मुझे सदस्य सचिव के नाम से वो पत्र प्रेषित कर सकता है और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से भी सहायता मांग सकता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी उसे निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। जी, तो मतलब दोनों ही तरीके हैं, आप डिजिटल ऑनलाइन सुविधाओं के जरिए भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर जो दफ्तर है वहाँ पर भी जा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है मैडम पहुँचने का। ठीक है। और लोक अदालतों की बात कर रहे थे हम, क्योंकि लोक अदालतें भी बहुत प्रचलित हैं, और ये भी है कि अदालतों पर बहुत दबाव भी रहता है कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस का। तो लोक अदालतों के बारे में बताइए कि लोक अदालतें किस तरह से काम करती हैं और इनका उद्देश्य क्या है? मैडम, लोक अदालत जो होती है, अभी हम लोगों ने जिस एक्ट का जिक्र किया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का, उसी में लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। ऐसा माना गया है कि लोग आपस में समझौते करके भी मुकदमे निस्तारित कर सकते हैं। आपसी बातचीत से भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसा अंग्रेजी में एक कहावत है कि अ बैड कॉम्प्रोमाइज इज बेटर देन अ गुड लॉ सूट। एक बुरे से बुरा समझौता एक बहुत अच्छे जजमेंट से बेहतर हो सकता है, क्योंकि जजमेंट कितना भी अच्छा होगा उसकी अपील होगी, फिर उसकी अपील होगी, तो और जजमेंट जब होगा, न्यायिक निर्णय होगा, तो उसमें एक पक्ष निसंदेह असंतुष्ट होगा, जबकि समझौते में दोनों पक्ष माने जाते हैं कि संतुष्ट होते हैं। और इसके बहुत सारे लाभ हैं। अगर कोई व्यक्ति जो सिविल मामले जितने हैं, दीवानी मामले, वो सब इसकी श्रेणी में आते हैं। और ऐसे आपराधिक मामले जो कंपाउंडेबल नेचर के हैं, माने शमनीय प्रकृति के हैं, छोटे मामले, जो BNSS एक जो नया एक्ट 2023 जुलाई से लागू हुआ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका एक सेक्शन है सेक्शन 359, जिसमें एक श्रेणी दी गई है जो छोटे मामलों की, जिनको शमनीय मामले कहते हैं। ऐसे मामले को भी आपसी समझौते के आधार पर पक्षकार निपटा सकते हैं। तो इसका लाभ जो होता है, सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इसमें कोई अपील नहीं होती, वो मामला अंतिम हो जाता है, क्योंकि आपसी समझौते के आधार पर हुआ है। दूसरा, इसमें अगर किसी पक्षकार ने न्याय शुल्क दिया है तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में ये लिखा है कि वो न्याय शुल्क उसका वापस हो जाएगा। कई सिविल मामले हैं जिसमें लाखों लाख रुपए कोर्ट फीस आती है, दीवानी मामलों में, जमीन संबंधी मामलों में, तो वो सारे जो कोर्ट फीस है वो सारी वापस हो जाएगी।
कोई अपील नहीं होगी, पक्षकार संतुष्ट होंगे दोनों, तो ये सब फायदा होता है। और मैं एक अच्छी बात आपको बताऊं कि हर महीने हम लोक अदालत का आयोजन करते हैं न्यायालय में शनिवार के दिन, और हर 3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है। तो अभी आने वाली 8 मार्च को अगली राष्ट्रीय लोक अदालत है, जो इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसमें भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में न्यायालय में जा सकते हैं, समझौते के आधार पर अपने मामले निपटा सकते हैं। छोटे मोटे आपराधिक मामले जो समनीय प्रकृति के हैं वो निपटा सकते हैं, दीवानी मामले निपटा सकते हैं। और एक अच्छी बात ये है हमारे स्तर से कि अभी पिछले साल की लोक अदालत में हमने माननीय जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब हैं, जो हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, जो अभी वर्तमान में माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी जी हैं, उनके निर्देशन में हमने काम करते हुए पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में हमने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जो पेंडिंग लिटिगेशन है, लंबित मामलों में हमने लगभग 99.74% के रेशियो से मामले निपटाए हैं, और लगभग 27,000-28,000 के आसपास कुल मामले, और लगभग 17,500 के आसपास जो लंबित मामले हैं वो हमने निपटाए हैं। ये इस आधार पर हमें पूरे देश में पहला स्थान इस बार प्राप्त हुआ है, और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से एक प्रशस्त तारीफ भी हमारे अप्रिसिएट किया गया है। तो ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मैं एक बार फिर चाहूँगी, आप बता भी रहे हैं कि किस प्रकृति के मामले, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि किस तरह के मामले हैं जो लोक अदालतों में लाए जाते हैं, किस तरह की प्रकृति के मामले होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम किस प्रकृति के मामले, जैसा कि आपने कहा, तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो मामला आपका न्यायालय में लंबित है, और एक मामला जो न्यायालय में अभी नहीं है। तो जो न्यायालय में अभी नहीं है, जैसे बैंक से किसी ने ऋण लिया हो, वो वापस नहीं कर रहा हो, या टेलीफोन बिल बकाया हो, या किसी तरह के बिल बकाए हों, और वो अथॉरिटी जिसके प्रति उनका बिल बकाया हो वो ये कह रही हो कि हम मुकदमा ले आएंगे, तो हम प्री लिटिगेशन भी करते हैं। प्री लिटिगेशन, जो मुकदमे अभी न्यायालय में नहीं आए हैं, भविष्य में आ सकते हैं, तो प्री लिटिगेशन लोक अदालत भी होती है, ऐसे मामले आ सकते हैं। दूसरा, जो मामले न्यायालय में लंबित हैं, जैसे मैंने कहा दीवानी मामले, जमीन संबंधी मामले जितने हैं वो सारे, अगर कोई आपराधिक मामला जो शमनीय प्रकृति का है, छोटा मोटा आपराधिक मामला है, तो वो मामले जो भी हैं वो भी लोक अदालत में निपट सकते हैं। उसकी पूरी श्रेणी दी गई है। आवेदन करने के लिए या तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के समक्ष आवेदन कर सकते हैं कि हमारा मामला लोक अदालत में लगा दिया जाए, या संबंधित न्यायालय के समक्ष, जिस न्यायालय में आपका मामला लंबित है उस न्यायालय के समक्ष आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। कई सारे पारिवारिक मामले, पति पत्नी के विवाद के मामले, जो भरण पोषण का मामला है, इस तरह के आपसी विवाद के मामले हैं छोटे मोटे, ये मामले भी लोक अदालतों में होते हैं। जो लोग हैं उन्हें ही आवेदन करना होता है कि ये हमारा केस है, हम इसे लोक अदालत में सुलझाना चाहते हैं। या तो लोग आवेदन करते हैं जिनका मामला है, या न्यायालय ऐसा पाती है कि ये मामला लोक अदालत में निपट सकता है या समझौते के आसार हैं, तो न्यायालय उन मामलों को भी लोक अदालत में पीठ के समक्ष, लोक अदालत की जो पीठ होती है उसके समक्ष भेज सकती है। जी, क्योंकि कई बार बहुत छोटे छोटे जो मुआवजे जैसे मामले हैं जो बहुत लंबा समय खिंच जाता है जिसमें, और जो कि आपसी सुलह सहमति से जल्दी निपट सकता है, और स्थायी किस्म की भी लोक अदालतें होती हैं जो स्थायी प्रकृति की होती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं? मैडम, जैसे हमारे राज्य में जो स्थायी लोक अदालत है, ये भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है उसका सेक्शन 22A से लेकर 22E तक स्थायी लोक अदालत के संबंध में वो प्रावधान करता है। स्थायी लोक अदालत का जो अस्तित्व है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं, जैसे आम जन की सपोज पानी की समस्या है, या पानी को लेकर कोई समस्या हो, या सड़क को लेकर कोई समस्या हो, सपोज स्ट्रीट लाइट है, नगर पालिका का काम है स्ट्रीट लाइट बनाए रखना, साफ सफाई रखना, या नेशनल गैस सर्विसेज, गैस से संबंधित कोई मामले हो, या टेलीफोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक सप्लाई, इस तरह के जो छोटे छोटे पब्लिक यूटिलिटी वाले मैटर हैं, ये सारे मामले पर स्थायी लोक अदालत के समक्ष जाते हैं। अभी हमारे उत्तराखंड राज्य में 4 जिलों में स्थायी लोक अदालत कार्य कर रही है, जो चारों मैदानी जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल। और आने वाले समय में हम 3 और जिलों में स्थायी लोक अदालत शुरू करने वाले हैं, जिसमें अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल, जिसपे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण काम कर रही है। तो और इसी के साथ साथ हमने सरकार के सामने जो इस तरह का प्रस्ताव भेजा है, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय और माननीय कार्यपालक
अध्यक्ष महोदय के निर्देश पे कि इस सेवाओं को और अधिक विस्तार दिया जाए। जो स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारी स्कीम्स भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के दायरे में लाई जाए, जिससे स्थायी लोक अदालत के माध्यम से उन मुकदमों का जल्दी से जल्दी निस्तारण हो, संबंधित व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र न्याय मिल सके। जी बिल्कुल, तो ये न्याय तक पहुंच के लिए एक आसान जरिया है कहा जा सकता है। जी बिल्कुल मैडम। और न्यायिक प्रक्रिया की एक बड़ी अहम कड़ी जो है वो पैरालीगल वॉलंटियर्स भी हैं, जिन्हें अधिकार मित्र भी कहते हैं। तो इनका क्या रोल है और ये किस तरह से काम करते हैं? देखिए मैम, ऐसा कहा जाता है कि आपके पास जितने ज़्यादा हैंड हैं आप उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं। जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा लोग हैं जिसके साथ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया। सिर्फ इसी उद्देश्य पे जितने ज़्यादा हमारे पास लोग होंगे हम उतना ही मजबूत होंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता को करने के लिए हमने अधिकार मित्र, जिसे पहले पैरालीगल वॉलंटियर्स कहते थे, अब अधिकार मित्र कहते हैं, तो अधिकार मित्रों का चयन किया जाता है। अभी हमारे उत्तराखंड राज्य की जो स्ट्रेंथ है अधिकार मित्रों की, वो लगभग 1395 है। हर जिले में लगभग 100 अधिकार मित्र हैं। कोई बड़ा जिला है तो उसमें 100 से अधिक अधिकार मित्र हैं, वो काम कर रहे हैं। वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता के लिए काम करते हैं। वो लोगों तक कानून की सामान्य जानकारी पहुंचाते हैं। जैसे हमारे देश का जो कानून है, वो एक दिन का भी अगर बच्चा है जन्म लेता है तो ये माना जाता है कि वो हमारे देश के सारे कानून जानता है, ऐसी उपधारणा की जाती है कानून में। क्योंकि कानून का एक बड़ा प्रसिद्ध मैगजीम है कि तथ्य की भूल क्षम्य है परंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो कोई व्यक्ति ये बचाव नहीं ले सकता कि उसे पता नहीं है कानून। सिर्फ आपराधिक विधि में 7 साल तक के बच्चे को ये छूट है कि वो माना जाता है कि वो कोई अपराध नहीं कर सकता, जिसको डॉली इनकैपेक्स कहते हैं। बाकी हर व्यक्ति से ये माना जाता है कि वो देश का सारा कानून जानता है। तो ये बिल्कुल भी प्रक्रियात्मक रूप से ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति देश का सारा कानून जाने। तो कम से कम उसे कानून के आधारभूत ज्ञान से परिचय कराया जा सके। इन उद्देश्यों से हमने अधिकार मित्र जो है का चयन करते हैं। अधिकार मित्र लोगों को कानून की बारीक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। लोगों तक लोगों के फॉर्म भरना, लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचाना, उन हर स्तर पे सहायता। अधिकार मित्रों से लोग संपर्क कैसे करेंगे, कि हम कैसे मिलेंगे कि इनसे बात करनी है? एक तो अधिकार मित्रों की पूरी सूची है। अधिकार मित्रों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आइडेंटिटी कार्ड इशू किए गए हैं। हर जिले के हर क्षेत्र से अधिकार मित्र हैं। वो अक्सर पुलिस थाने या संबंधित पंचायत में जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ विजिट करते रहते हैं। अगर कहीं नहीं मिलते तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय पे आ सकता है कोई व्यक्ति। वहाँ से सचिव महोदय के संपर्क से, सचिव के माध्यम से वो अधिकार मित्रों तक पहुँच सकता है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है क्योंकि अधिकार मित्र नहीं मिले, क्योंकि अधिकार मित्रों की संख्या लगभग 1400 है। और अभी हमने माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के निर्देशन पे एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसको 1 विलेज 1 PLB प्रो बोनो। हर गांव से हम एक PLB का चयन कर रहे हैं। अच्छा। हर गांव से हम एक PLB का चयन कर रहे हैं। हर गांव से एक अधिकार मित्र होगा। और लगभग उत्तराखंड में 17,000 गांव हैं, तो लगभग हमारे पास आने वाले समय में 17,000 PLB होंगे। प्रयास ये है कि हमारी पहुंच हर गांव तक हो। हर गांव के कम से कम एक नागरिक को हम इस तरह शिक्षित कर सकें। तो कम से कम एक अवेयरनेस तो हो गई ही कानून की प्रक्रिया की। और जब हम इसकी बात करें तो एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है पीड़ित प्रतिकर योजना। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इस योजना के बारे में बताएं और कौन से लोग हैं जो इसके लिए पात्र होते हैं। जी मैडम, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है और खासकर ये सबको जानना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है जो ये 2014 का, जो ये कहता है कि हर मामले में प्रतिकर दिया जाना अनिवार्य है अगर वो प्रतिकर पाने की पात्रता रखता है। पहले क्या था कि सपोज एक कोई घटना घटित हुई, एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई या उसके परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर दी, तो कानून में सिर्फ ये प्रावधान है कि उसको ये सजा होगी। उसने ये अपराध किया है तो उसको फांसी की सजा होगी, उसको आजीवन कारावास होगा। पर
ऐसा सजा दे देने से वो जो पीड़ित व्यक्ति, सपोज किसी के पति की हत्या हो जाती है या किसी के घर में एक अकेला व्यक्ति कमाने वाला है, उसकी हत्या हो जाती है, तो उस पूरे परिवार की देखरेख इस बात से नहीं हो जाएगी कि उस अपराध करने वाले व्यक्ति को कितनी सजा मिली है। उस तो कानून ने ये तरीका अपनाया कि जो पीड़ित है, सपोज एक पत्नी है, उसके पति की हत्या हुई, तो यहाँ पत्नी पीड़ित है, तो पीड़ित पत्नी को प्रतिकर दिया जाए। माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, एक ही बेटा है कमाने वाला, उसके साथ कोई घटना घटित हो जाए, परिवार को आवेदन करना होता है इसके लिए भी। इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो न्यायालय खुद ही अपने निर्णय में ऐसा प्रावधान करती है कि पीड़ित, जो पीड़ित है या पीड़िता है, उसको प्रतिकर दिया जाए। मैं इसके लिए ये भी बताना चाहूंगा कि दो स्कीम है पीड़ित को लेके। एक 2013 की स्कीम है जिसको उत्तराखंड विक्टिम फ्रॉम क्राइम असिस्टेंट स्कीम कहते हैं, और एक निपुण सक्सेना का जजमेंट आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसके आधार पर एक उत्तराखंड कॉम्पनसेशन स्कीम फॉर विमेन 2020, सिर्फ महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कीम। तो जो 2013 की जो स्कीम है वो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है, और 2020 की स्कीम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो अगर किसी का कोई मामला माननीय न्यायालय में लंबित है तो माननीय न्यायालय से अंतरिम प्रतिकर का भी वो आवेदन कर सकता है जो पीड़ित है। माननीय न्यायालय उसके प्रार्थना पत्र का निस्तारण करेगा और उसे अंतरिम प्रतिकर दिलाएगा। सामान्यतया कोई भी पीड़ित को प्रतिकर से वंचित नहीं किया जा सकता है, और अंत में न्यायालय अगर निर्णय देते समय पाती है कि संबंधित पीड़िता को या पीड़ित को प्रतिकर मिलना चाहिए, तो वहां भी न्यायालय प्रतिकर दिलाती है। खासकर इसमें महिलाएं जो रेप से पीड़ित हैं, या बलात्संग है, या अननेचुरल लस्ट का अपराध है, या एसिड अटैक विक्टिम है, या सपोज कोई अंग भंग हो जा रहा है किसी का, ये सारे लोग इसके अंतर्गत कवर होते हैं। उनसे जो संबंधित लोग हैं वो कवर होते हैं जी। और इसमें प्रतिकर की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं कि 10 लाख से लेके 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख, ऐसी पूरी कैटेगरी बनी है जो 2013 के अधिनियम में और 2020 के अधिनियम में कैटेगरी बनाई गई है। उस कैटेगरी के आधार पर लोग, पात्र व्यक्ति उतना कॉम्पनसेशन पाते हैं, जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी काम करता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी काम करता है। तो अगर माननीय न्यायालय में किसी मामले में आदेश नहीं दिया है तो संबंधित पीड़ित व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। पीड़ित लोगों के लिए इस तरह की एक व्यवस्था है जिससे वो सहायता हासिल कर सकते हैं। और ये भी कि जो ये सारी जानकारियां हैं, ये जो जागरूकता कहते हैं, कानूनी तौर पे जागरूक होना या कानूनी साक्षरता भी जिसे कहते हैं, इसके लिए किस तरह से काम करते हैं? जो शिविर लगाए जाते हैं ताकि महिलाएं हों, बच्चे हों, या फिर दिव्यांग हों, बुजुर्ग हों, वो किस तरह से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं? देखिए मैम, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है 1987 का, वो उसको बनाने का मूल उद्देश्य ही यही था कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुंच सकें। तो उसी कार्यक्रम के तहत, उसी अधिनियम के तहत, और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो हमारा सेंट्रल बॉडी है, उसके निर्देश के तहत हम बहुउद्देशीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करते हैं। लगभग हम हर महीने, अमूमन अभी हम 2 मार्च को पिथौरागढ़ में बहुउद्देशीय साक्षरता शिविर या जागरूकता शिविर का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति जो हमारे कार्यपालक अध्यक्ष हैं वो भी प्रतिभाग करते हैं जी। और इसका प्रभाव ये होता है कि जो लोगों को सामान्य कानून की जानकारी है वो उपलब्ध हो जाती है। सरकार की जितनी स्कीम्स हैं उनका लाभ तत्कालिक रूप से वहीं मिलता है, क्योंकि सारी सरकारी संस्थाएं जो विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करती हैं या विधवा प्रमाण पत्र जारी करती हैं, वो सब उस शिविर का हिस्सा होती हैं जी। तो आम जन, या हम निःशुल्क जो मेडिकल एड है वो उपलब्ध कराते हैं। कई बार कई प्राइवेट एनजीओ या सरकारी एनजीओ की मदद लेके हम लोगों को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। शिविर है यहाँ पर बहुउद्देशीय, इसका नाम ही इसीलिए बहुउद्देशीय है कि इसमें बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। लोगों को हम बहुत सारे, कई शिविरों में हम एनजीओ की मदद से टैबलेट, व्हील चेयर, तो इस तरह की मदद भी मिल जाती है, हेयरिंग एड मशीन, ये सब वितरित करते हैं। और आज के दौर की अगर हम बात करें तो एक डिजिटल फ्रॉड बहुत हो गया है, और जिसको लेकर बहुत अवेयरनेस के कैंपेन भी चलाए जाते हैं। तो डिजिटल फ्रॉड से अगर, या साइबर क्राइम से बचाव के लिए इस संबंध में भी कुछ आप लोगों के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पूरा एक सप्ताह का, कई बार 15 दिन का हम लोग साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं।
हर जिलों ने अभी कुछ दिन पहले ही साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था, लोगों को जागरूक किया। एक्चुअली क्या है कि डिजिटल अरेस्ट अब कुछ दिन पहले तो ये अननोन था जी। पर आज हम जब टेलीफोन करते हैं तो उस समय भी हमें इस तरह की अवेयरनेस आती है जी, और पढ़े लिखे लोग भी शिकार होते हैं। कई बार गलत फायदा प्राप्त करने के आशय से लोग इसके शिकार हो जाते हैं। कई बार जो लोग कानूनी रूप से जानकारी नहीं होती, उस वजह से भी इसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है कि किसी को डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाए या फ़ोन पे ये कह दिया जाए कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है या आपके खिलाफ हम ये कार्रवाई करने वाले हैं। सामान्यतः सरकारी संस्थाएं ऐसे काम नहीं करती हैं। कोर्ट में अगर किसी का मामला होगा तो कोर्ट से समन जाएगा, समन ले जाने वाला कोई पुलिस अधिकारी होगा, तो सामान्यतः फिजिकल तरीके से होता है। और इन सब मामलों में जहां भी आदमी को संदेह हो तो एक टोल फ्री नंबर है 1930, उस टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। जहां भी अगर आपको विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर हैं और जो वेबसाइट है उस पे भी जा सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या फिजिकली भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के पास जा सकते हैं, उनसे जो आधारभूत सहायता है वो प्राप्त कर सकते हैं जी। और मैं ये भी एक जवाब चाहूँगी कि जो कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनके लिए खास तौर पे जो कानून की में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं कि इस दिशा में करियर को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं? देखिए मैम, एक हमेशा से पहले का जो दौर था वो कानून की जो पढ़ाई वो बड़े लोग करते थे। एक बहुत अच्छा दौर रहा शुरुआत में। आप देखेंगे हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कानून के विद्वान, एडवोकेट रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए या हमारे देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग बहुत बड़े और इनकी समाज में बहुत सारी इज्जत थी। ये भी कहा जाता है एक गाउन जो वकील पहनते हैं उसके पीछे एक जेब लगी होती है छोटी सी, तो माना जाता था कि कोई वकील फीस नहीं मांगता था, उस जेब में आदमी पैसे डाल देता था। पर एक दौर आया जब थोड़ा सा इसमें इस शिक्षा में गिरावट आई, पर पुनः ये दौर नए सिरे से जागरूक हुआ है और ये अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात की पुष्टि करना चाहूँगा कि मैंने जब कानून की पढ़ाई शुरू करी 2003, 4, 5 में, तो बहुत विरोध हुआ घर में कि अब लॉ पढ़ रहे हो, सब इतने अच्छे स्टूडेंट हो। लेकिन बाद में कुछ दिन बाद पढ़ाई के बाद मैं न्यायाधीश बना, जज बना, तो बहुत लोग इससे प्रभावित हुए। उनको लगा कि नहीं, ये एक कैरियर का माध्यम हो सकता है। तो इसलिए जैसे कानून की पढ़ाई का अब एक नया दौर है। जैसे कोई न्यायाधीश बन सकता है, कोई अच्छा अधिवक्ता बन सकता है, कोई बैंक के लीगल एडवाइज़र के रूप में काम कर सकता है, या आजकल एक जैग होता है मिलिट्री में भी, आर्मी में भी आप बतौर न्यायाधीश काम कर सकते हैं, उसमें भी लोग जाते हैं। बैंक है, वहाँ भी जाते हैं। तो ये सब आज सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर सकते हैं लॉ के सब्जेक्ट से। और अब लॉ एक रोजगार परक विषय हो गया है, जिसमें पहले 3 साल का ही लॉ होता था, पर अब हर राज्य में नेशनल लॉ कॉलेज हैं, तो 5 ईयर लॉ का भी कोर्स है। तो बहुत सारे बच्चे, अच्छे बच्चे जो आकर्षित होते हैं, उनके लिए अपार संभावना है। पर मेरा वैसे और क्या इसमें भी डिफरेंट स्ट्रीम है? जैसे कि आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं या एनवायरमेंटल लॉ को लेकर आपने स्पेशलाइजेशन हासिल किया है, इस तरह डिफरेंट स्ट्रीम? बिल्कुल, आपका कहना सही है। जैसे मेरा संविधान को लेकर स्पेशलाइजेशन है, इसी तरह कई बच्चे कॉर्पोरेट लॉ को पढ़ते हैं, उनका कॉर्पोरेट लॉ में स्पेशलाइजेशन है। कई लोग इन्वायरमेंटल लॉ को लेके पढ़ाई करते हैं, तो उनका उसमें स्पेशलाइजेशन है। तो हर एक धीरे धीरे जैसे ये पढ़ाई उच्च स्तर पर पहुंचती है, तो विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ती है किसी निश्चित विषय की, तो जिसके आधार पर लोग जो है उस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं या काम करते हैं, बहुत सारे लोग जो कानून की जानकारी रखने वाले। तो पर वैसे मेरा मानना है कि कोई भी क्षेत्र में, मतलब दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी क्षेत्र जो है या कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। निदा फाजली का एक शेर है कि सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो,
यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा कर अगर तुम संभल सको तो चलो, यही ज़िंदगी यही है ज़िंदगी, चंद ख्वाब कुछ उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से अगर तुम भी बहल सको तो चलो। जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि जब हम कानून की बातचीत कर रहे हैं और साक्षरता की बात कर रहे हैं तो ये जो शेर, ये शायरी है, ये भी हौसला देती है और रास्ता दिखाती है आगे के लिए। अंत में अगर आपको दर्शकों से कुछ भी आपको लगता है कि क्यों हमें कानूनी तौर पर साक्षर होना, लीगल लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में स्वयं भी ज्ञानार्जन करना चाहिए। जी देखिए, कानून की जानकारी क्यों ज़रूरी है ये तो मैं शुरू में बताया आपको कि आप इस बात का कोई भी व्यक्ति बचाव नहीं ले सकता कि उसे कानून का ज्ञान नहीं था। इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम अपने अधिकारों के लिए, जब तक आप अपने अधिकार नहीं जानेंगे तब तक आप लोगों के सामने प्रभावकारी तरीके से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। तो कम से कम अपने लिए कानून की आधारभूत जानकारी रखनी चाहिए। लोगों को इस दिशा में प्रेरित करना चाहिए कि लोग कानून के बारे में जानें। लोगों की सहायता के लिए हमेशा आप तभी खड़े हो सकते हैं जब आपको खुद पता होगा कि वास्तव में इस व्यक्ति के अधिकार क्या हैं या इसके कर्तव्य क्या हैं। तो इन सब दिशा में हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, ये सब हम काम करते हैं। बहुत ही आसान है हम तक पहुंच पाना। हर जिले में हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बैठते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं, या जैसे हमने टोल फ्री नंबर आपसे शेयर किया उसके माध्यम से पहुँच सकते हैं। और हम हर संभव आपकी मदद करेंगे, हम हर कदम पे आपके साथ हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हुआ या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अगर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर से आपका समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो आप सीधे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंच सकते हैं, या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर पे भी 15100 पे कॉल कर सकते हैं, कानून की जानकारी ले सकते हैं या विधिक सहायता की मांग कर सकते हैं। जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि डिजिटल लेवल पर भी आप वेबसाइट के ज़रिए, टोल फ्री नंबर के ज़रिए भी आवेदन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं। उसके अलावा जो तहसील स्तर पर या ज़िला स्तर पर जो विधिक प्राधिकरण के दफ्तर हैं वहाँ पर भी जाकर के मदद ले सकते हैं। और अगर हम ये इस तरह की बात करें तो कितनी साक्षरता दिखती है आपको लोगों के बीच में? क्या आपको लगता है कि अब इस पर और कार्य किए जाने की ज़रूरत है? निस्संदेह ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि जैसा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक लाइन पढ़ी थी कि हमारा काम तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि समाज के एक व्यक्ति की आंख में आंसू है। जब तक हम वो आंसू पोंछ नहीं लेते तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होता। तो हम भी इसी दिशा में, इस आधार पर काम करते हैं कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम समाज के हर उस तबके तक पहुँच बना सकें, हर उस व्यक्ति तक पहुँच सकें जिसको हमसे आशा है। और ये काम अकेले नहीं कर सकते हम। सरसार सैलानी का एक शेर है कि चमन में इख्तिलात रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलात रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो जब हम सब मिल के काम करेंगे, मैं, आप, समाज का हर तबका एक दूसरे की सहायता में काम करेगा, तो निस्संदेह हम हर व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे, उस व्यक्ति की सहायता कर पाएंगे। इन्हीं उद्देश्यों की दिशा में हम काम भी करते हैं। जी बिल्कुल, और आप हमारे स्टूडियो में आए और ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आपने हमें अवसर दिया, हम लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू। तो विधिक साक्षरता, कानूनी तौर की, कानून की और न्यायिक प्रक्रिया की बुनियादी जानकारी हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है और इस तक पहुंच के लिए बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स भी हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण है जहां पर जाकर आम व्यक्ति कानूनी सहायता या न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी किसी तरह की सहायता की ज़रूरत हो तो वो हासिल कर सकते हैं। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।